नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स के पोर्टल पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है जिसमें कि टैक्स पेयर की समरी प्रोवाइड की गई है कि उसने कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों 50 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस अब इस रिपोर्ट में आपको रिफ्लेक्ट होंगी, जिसे देखने के बाद ही आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, जिनके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके सर्विस टैब के अंतर्गत जाएंगे और यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक करके AIS देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, जिसमें कि 50 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट होंगी आपकी और इसे आप मैच कर सकते हैं अपने 26 AS से। इसके लिए आप ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू फॉर्म 26 AS के साथ इसे मैच भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी यानी कि TIS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि AIS दिखाई देगी, जिससे कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी के अंतर्गत आप जो है समरी देख सकते हैं, जैसे कि सैलरी कितनी रिसीव हुई है, आपको रेंट कितना रिसीव हुआ है, डिविडेंड इनकम एक्स्ट्रा, इसी प्रकार की 50 ट्रांजेक्शन्स आप यहाँ पे देख पाएंगे, जिसके बारे में कि हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो है वो सैलरी से रिलेटेड होगी, यानी कि सैलरी पे आपके एम्प्लॉयर ने कितना TDS काटा है। इसके लिए एम्प्लॉयर के द्वारा TDS रिटर्न फाइल की जाती है, जिसके बेस पे कि आपको TDS की डिटेल दिखाई देगी। इसके लिए एम्प्लॉयर के द्वारा फॉर्म नंबर 16 भी इशू किया जाता है, जिसके पार्ट B के अंतर्गत TDS से रिलेटेड डिटेल होती है। इसके अलावा आपको सैलरी कितनी रिसीव हुई है, इसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जो भी एम्प्लॉयर ने TDS की रिटर्न में आपको सैलरी दिखाई है और उसके लिए फॉर्म नंबर 16 आपको इश्यू किया है, उसके बेस पे आप यहाँ पे सैलरी रिसीव देख सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे, और आप इसके अगेंस्ट फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब एम्प्लॉयर TDS काटता है तो क्वार्टरली TDS रिटर्न भी फाइल करता है, और जब एनुअल TDS रिटर्न यानी कि जो लास्ट TDS रिटर्न होती है उसमें नेक्स्ट ईयर 2 भी वो अपलोड करता है। यदि नेक्स्ट ईयर 2 में जो सैलरी दिखाई गई है यानी कि ईयर एंड पे वो इक्वल है या फिर उससे ज़्यादा है जो कि क्वार्टरली TDS स्टेटमेंट में दिखाई गई है, तो क्वार्टरली TDS स्टेटमेंट में जो सैलरी है उससे इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन मेंशन किया जाएगा। लेकिन यदि जो सैलरी क्वार्टरली TDS स्टेटमेंट में दिखाई गई है वो उससे ज़्यादा है जो कि TDS नेक्स्ट ईयर 2 में दिखाई गई है ईयर एंड पे, तो उस केस में जो सैलरी रिपोर्ट की गई है TDS नेक्स्ट ईयर 2 में, उससे मार्क किया जाएगा इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट और इन्फॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन। यदि आपको लगता है कि आपके जो इनपुट है वो सही नहीं दिए गए हैं सैलरी के, तो आप उसके लिए फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, इन्फॉर्मेशन नॉट टैक्सेबल एक्स्ट्रा। इसके अलावा जो आप फीडबैक प्रोवाइड करेंगे वो सेपरेटली शो होगी AIS में, और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में इसे अपडेट किया जाएगा। जो सैलरी रिसीव की गई है सभी एम्प्लॉयर से वो आपको रिफ्लेक्ट होगी टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी के अंतर्गत। यदि आपको कोई एग्जम्प्ट अलाउंस मिले हैं तो वो भी ग्रोस सैलरी में ही इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन जब आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आप ये एग्जम्पशन सेक्शन 10 के अंतर्गत या सेक्शन 16 के अंतर्गत जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी जो इनकम आपकी रिफ्लेक्ट होगी वो है रेंट रिसीव की, यानी कि यदि बिजनेसमैन ने आपका TDS काटा है रेंट पे तो उस केस में वो TDS रिटर्न फाइल करता है, उसके बेस पे लैंडलॉर्ड को ये दिखाई देगा कि उसने कितना रेंट रिसीव किया है। यदि रेंट इंडिविजुअल और HF के द्वारा पे किया गया है 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा, तो उस केस में वो लैंडलॉर्ड का TDS काटता है। इस केस में भी लैंडलॉर्ड अपने रेंट रिसीट की डिटेल देख पाएगा। इसके अलावा यदि एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय से हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्पशन क्लेम करता है तो उस केस में वह अपने लैंडलॉर्ड का पैन नंबर रिपोर्ट करता है एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर इस पैन को TDS रिटर्न में रिपोर्ट करता है। तो उसके बेस पे भी लैंडलॉर्ड ये देख पाएगा कि उसने कितना रेंट रिसीव किया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की जाएगी वो को ओनर के लेवल पे भी समअप की जाएगी, इस बेसिस पे कि डिडक्टर ने क्या डिटेल फाइल की है TDS की। इसके अलावा हर टेनेंट के लिए जो हायर अमाउंट है TDS स्टेटमेंट में आ रहा है, और जो HRA की एग्जम्पशन क्लेम की गई उसके बेस पे जो अमाउंट आ रहा है वो रिपोर्ट किया जाएगा लैंडलॉर्ड टेनेंट के कॉम्बिनेशन में, और जो लोअर वैल्यू होगी उसे इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन मार्क किया जाएगा।
फ्रेंड्स, एचआरए की एग्जम्पशन यदि क्लेम की जाती है तो उसके बेस पे कितना रेंट रिसीव किया है लैंडलॉर्ड ने वो आपको दिखाई देगा। यदि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आ रहा है, लैंडलॉर्ड इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या इज़ नॉट टैक्सेबल, और उसके बेस पे टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी को अपडेट किया जाएगा। सभी टेनेंट से जो रेंट रिसीव हुआ है वो आपको टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी के अंतर्गत दिखाई देगा। यदि लैंडलॉर्ड के द्वारा कोई बोरोड कैपिटल ली गई है जिसपे कि उसने इंटरेस्ट पे किया है या स्टैंडर्ड डिडक्शन है हाउस प्रॉपर्टी की, तो वो उसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हुए क्लेम करनी है। दोस्तों, अगली इन्फॉर्मेशन है डिविडेंड रिसीव की। यदि आपने शेयर्स एक्स्ट्रा में इन्वेस्ट किया है तो उस केस में कंपनी डिविडेंड पे करती है और कुछ केसेस में तो टीडीएस भी काटती हैं और टीडीएस रिटर्न फाइल करती हैं और टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करती हैं। तो इस केस में आपको कितनी डिविडेंड इनकम हुई है या फिर डिविडेंड ऑन यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड एक्स्ट्रा, ये डिटेल भी आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिखाई देगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब डिविडेंड इनकम दी जाती है तो कंपनीज इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस SFT 18 भी फाइल करती हैं और यदि टीडीएस काटती हैं तो सेक्शन 194 के अंतर्गत टीडीएस काटा जाता है। तो इनमें से जो भी इनकम हायर होगी उसे रिटेन किया जाएगा और जो अदर इन्फॉर्मेशन होगी उसे डुप्लीकेट या अदर इन्फॉर्मेशन मार्क किया जाएगा। इसी प्रकार SFT 18 और सेक्शन 194 के अंतर्गत जो टीडीएस काटा गया है इसमें से जो हायर वैल्यू होगी उसे रिटेन किया जाएगा और इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी उसे इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट और इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन मार्क किया जाएगा। आप यदि चाहते हैं तो इसके लिए फीडबैक भी दे सकते हैं कि यदि कोई इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नॉट टैक्सेबल है इट एक्स्ट्रा, और इसके बाद टैक्स पर इन्फॉर्मेशन समरी को अपडेट किया जाएगा। तो जो एग्रीगेट वैल्यू होगी सभी डिविडेंड की वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में आपको शो करनी है शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत। और यदि आप कोई डिडक्शन या डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 57 तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हुए वो क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड, जो फोर्थ इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होगी वो है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, यानी कि जो टैक्स पेयर ने डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक्स के पास सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन किए हैं उसके लिए बैंक्स जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फाइल करते हैं। उसके बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। जो आपको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट अर्न होता है वो टैक्सेबल होता है अकाउंट होल्डर के हैंड्स में। आप इसके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं यानी कि फीडबैक, जैसे कि इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, इज़ नॉट टैक्सेबल, इट एक्स्ट्रा, या फिर इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड। जो इन्फॉर्मेशन आप देंगे वो अपडेट हो जाएगी आपकी टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में। जो इंटरेस्ट होगा सेविंग बैंक से वो आपका रिफ्लेक्ट होगा आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न में शेड्यूल अदर सोर्सेज में, और जो डिडक्शंस या डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 57 है वो आप क्लेम करेंगे जब अपनी ITR फाइल करेंगे। फ्रेंड्स, फिफ्थ ट्रांजैक्शन जो आपकी रिपोर्ट होगी वो है डिपॉजिट पे आपको जो इंटरेस्ट मिला है, यानी कि यदि आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराए हैं तो उस पर आपको जो इंटरेस्ट पे किया है या क्रेडिट किया है या क्रू हुआ है वो बैंक के द्वारा रिपोर्ट किया जाता है। इसी प्रकार यदि आपने बैंक में RD कराई है यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट तो उसका इंटरेस्ट भी बैंक्स के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा यदि आपको इंटरेस्ट स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा मिलता है तो उस केस में बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन TDS काटने के बाद आपको पेमेंट करते हैं और TDS सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो इसके बेसिस पे भी आपको इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई देगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि अकाउंट होल्डर को फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिला है तो इसकी डिटेल आपको SFT 16 के अंतर्गत भी दिखाई देगी। इसके अलावा यदि आपका TDS कटा है तो वो डिटेल भी आपको सेपरेटली दिखाई देगी। इनमें से जो हायर वैल्यू होगी वो रिटेन की जाएगी और जो अदर वैल्यू होगी उसे यानी कि लोअर वैल्यू उसे डुप्लीकेट मार्क किया जाएगा और रिपोर्टिंग पर्सन के पैन के बेस पे आपको ये डिटेल दिखाई देगी। आप इसके लिए भी फीडबैक दे सकते हैं और इसके बेस पे आपकी TIS अपडेट हो जाएगी और ये आपको शेड्यूल अदर सोर्सेज के अंतर्गत दिखाना है इनकम टैक्स रिटर्न में। डिडक्शन और डेप्रिसिएशन यदि आप एलिजिबल है 57 सेक्शन के अंतर्गत वो आप क्लेम कर सकते हैं ITR फाइल करते हुए। इसके अलावा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन आपको दिखाई देगी है वो है इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स, यानी कि यदि सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट के अलावा कोई और इंटरेस्ट पे किया जाता है तो इसके लिए SFT 16 फाइल की जाती है।
जिसके बेसिस पे आपको इंटरेस्ट इनकम अगर दिखाई देगी। इसके अलावा सिक्योरिटीज़ पे यदि इंटरेस्ट पे किया जाता है तो उस केस में बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टीडीएस काटते हैं, आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करते हैं। उसके बेसिस पे आपको ये इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे दिखाई देगी। इस प्रकार दोस्तों आपको इंटरेस्ट इनकम एसएफटी 16 के अंतर्गत भी दिखाई देगी और यदि आपका टीडीएस कटा है तो वहाँ पे भी दिखाई देगी। तो इस केस में जो हायर अमाउंट है वो रिटेन किया जाता है और जो लोअर अमाउंट होगा उसे डुप्लीकेट मार्क किया जाएगा। आपके पैन के बेस पे इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। इसके लिए भी आप फीडबैक दे सकते हैं और ये इनकम आपको आईटीआर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्लेम करनी है और आप डिडक्शन और डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 57 आईटीआर फाइल करते हुए क्लेम करेंगे। दोस्तों यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिफंड आपको डिले से इशू किया गया है तो आपको इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। ये जो इंटरेस्ट आपको अर्न हुआ है वो टैक्सेबल होता है। आईटीआर में आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना है। यहाँ पे आप इसके रिगार्डिंग फीडबैक भी दे सकते हैं यदि ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है या फिर पार्शली करेक्ट है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि इंटरेस्ट ऑन रिफंड 0 डिस्प्ले किया गया है लेकिन आपको इंटरेस्ट मिला है तो उस केस में आप इसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में फीडबैक दे सकते हैं कि आपको एक्चुअल इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है। उसके बेस पे आपके टीआईएस जो है वो अपडेट हो जाएगी। फ्रेंड जो ए ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होगी वो है प्लांट एंड मशीनरी पे यदि आपको रेंट मिलता है तो उस केस में टेनेंट जो कि रेंट पे कर रहा है यदि वो टीडीएस काटने के लिए लायबल है तो टीडीएस रिटर्न फाइल करता है और आपको टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16A के अंतर्गत इशू करता है। तो ये इनकम आपकी टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत आईटीआर में। इसके लिए भी आप फीडबैक दे सकते हैं और उसके बेसिस पे आपकी टीआईएस अपडेट हो जाएगी और आप डिडक्शन और डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 57 भी क्लेम कर सकते हैं आईटीआर फाइल करते हुए। यदि किसी व्यक्ति को लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल से इनकम होती है तो इस केस में पेयर टीडीएस काटता है और टीडीएस रिटर्न फाइल करता है और टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करता है। तो इस केस में व्यक्ति अपनी इनकम देख सकता है और उसे ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत रिपोर्ट करनी होती है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। इसके लिए भी टैक्स पेयर फीडबैक दे सकता है। 10th इनकम है यदि हॉर्स रेस से विनिंग से आपको इनकम होती है तो पेयर इनकम देने से पहले टीडीएस काटता है, टीडीएस रिटर्न फाइल करता है और आपको फ़ोन नंबर 16A के अंतर्गत टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करता है। तो आपको ये इनकम भी रिपोर्ट करनी होती है आईटीआर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसके लिए भी आप फीडबैक दे सकते हैं। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही अपने प्रोविडेंट फंड से बैलेंस निकालता है तो उस केस में वो अमाउंट टैक्सेबल होता है। इस केस में टीडीएस काटा जाता है और आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, जो आपने बैलेंस विड्रॉ किया है पीपीएफ से, वो अमाउंट आपका टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इसके लिए भी आप फीडबैक दे सकते हैं जो आपकी रिसीट यहाँ पे आएगी। यदि किसी व्यक्ति को इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से इंटरेस्ट मिलता है तो उस केस में भी टीडीएस काटा जाता है और इसके लिए टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। ये इनकम भी आपको रिफ्लेक्ट होगी जो कि आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखानी है अपनी आईटीआर फाइल करते हुए और आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं। 13th इनकम है यदि नॉन रेजिडेंट को स्पेसिफाइड कंपनी से इंटरेस्ट इनकम मिलती है तो उसका टीडीएस कटता है और टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है डिडक्टर के द्वारा। तो ये इनकम भी नॉन रेजिडेंट को दिखानी होती है जो वो अपनी आईटीआर फाइल करते हैं। या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है। इसके लिए भी आप फीडबैक दे सकते हैं। 14th इनकम है यदि टैक्स पेयर के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की गई है और उसे इंटरेस्ट इनकम मिलती है तो उसका टीडीएस काटा जाता है। नॉन रेजिडेंट के केस में टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। इस केस में भी रिसिपिएंट इस इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत दिखाएगा जब वो अपनी आईटीआर फाइल करेगा। यदि नॉन रेजिडेंट को यूनिट से इनकम होती है अंडर सेक्शन 115A तो उस केस में भी उसका टीडीएस काटा जाता है और ये इनकम स्पेशल रेट पे टैक्सेबल होती है इनकम टैक्स में। तो ये इनकम व्यक्ति को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंतर्गत दिखानी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए। यदि ऑफशोर फंड को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनकम होती है तो उस केस में भी उसका टीडीएस काटा जाता है और ये इनकम ऑफशोर फंड को रिपोर्ट करनी होती है इनकम टैक्स रिटर्न में। यदि इनकम या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है फॉरेन करेंसी बॉन्ड से या फिर शेयर ऑफ इंडियन कंपनीज अंडर सेक्शन 115AC तो इस केस में भी टीडीएस काटा जाता है और ये इनकम टैक्सेबल होती है। रेसिपिएंट को इनकम टैक्स रिटर्न में से शो करना होता है।
यदि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को सिक्योरिटी से इनकम होती है तो इसके ऊपर भी टीडीएस काटा जाता है और टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिससे क्या इनकम रिपोर्ट करनी होती है आईटीआर में। दोस्तों, यदि टैक्स पेयर को इंश्योरेंस कमीशन मिलती है तो इसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है डायरेक्टर के द्वारा और क्वार्टरली टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू किए जाते हैं। ये इनकम रिपोर्ट करनी होती है टैक्स पेयर को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए। दोस्तों, यदि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से सीट होती हैं तो इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट होती हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन दी गई हैं। यदि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं और व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से अमाउंट रिसीव करता है तो उस केस में उसका टीडीएस करता है सेक्शन 194 डीए के अंतर्गत और उसे टीडीएस सर्टिफिकेट डिडक्टर के द्वारा इशू किया जाता है। ये अमाउंट टैक्स पेयर को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत। इसके लिए भी टैक्स पेयर फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है। यदि नेशनल सेविंग स्कीम के अंतर्गत डिपॉजिट को विड्रॉ किया जाता है तो उस केस में टीडीएस काटा जाता है और व्यक्ति को टीडीएस सर्टिफिकेट मिलता है। ये टीडीएस भी टैक्स पेयर को रिफ्लेक्ट होगा और ये इनकम उसे रिपोर्ट करनी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत आईटीआर फाइल करते हुए। यदि कोई व्यक्ति लॉटरी टिकट सेल करता है और उसे कमीशन मिलती है तो उसका कमीशन पे टीडीएस काटा जाता है। ये इनकम भी टैक्स पेयर को रिफ्लेक्ट होगी जो कि उसे रिपोर्ट करनी है आईटीआर को फाइल करते हुए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत। यदि सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट की गई है तो उस केस में भी जो इनकम होती है उस पर टीडीएस काटा जाता है नो रेजिडेंट के केस में और टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। ये इनकम भी टैक्सेबल होती है। यदि म्यूचुअल फंड या यूटीआई रीपरचेज करते हैं यूनिट्स को तो जो इनकम होती है उसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। ये इनकम भी टैक्स पेयर के हैंड में टैक्सेबल होती है। ये उसे रिफ्लेक्ट होगी जो कि उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखानी है आईटीआर फाइल करते हुए। यदि कोई इंटरेस्ट डिविडेंड या अदर सम पेबल होता है गवर्नमेंट को तो उस केस पे टीडीएस नहीं करता है, लेकिन पेयर ये इन्फॉर्मेशन टीडीएस रिटर्न में रिपोर्ट कर सकता है। इसलिए इस केस में भी रिसिपिएंट को ये इनकम आईटीआर में दिखानी होती है। यदि नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स एसोसिएशन को पेमेंट की जाती है तो उसका टीडीएस काटा जाता है और टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। ये इनकम भी रिफ्लेक्ट होगी एआईएस में और रिसिपिएंट को ये इनकम टैक्सेबल करनी होगी आईटीआर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत। फ्रेंड 27th एंट्री जो आपको रिफ्लेक्ट होगी वो है यदि कोई टैक्स पेयर लैंड या बिल्डिंग की सेल करता है तो उस केस में जो रजिस्ट्रार है इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। इसके अलावा यदि टैक्स पेयर पैन नंबर रिपोर्ट नहीं करता है तो उस केस में फॉर्म नंबर 61 उसके द्वारा फाइल किया जाता है। तो आधार नंबर आप रिपोर्ट करते हैं उसके बेसिस पे इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। और यदि 50 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी सेल की गई है तो बायर के द्वारा टीडीएस काटा जाता है फॉर्म नंबर 26 के भी फाइल किया जाता है। तो यहाँ पे यदि एसएफटी में ये डिटेल नहीं आ रही है तो उस केस में ही ये डिटेल आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी इस एंट्री के अंतर्गत यानी कि सेक्शन 194 IA के अंतर्गत। इसके अलावा यदि कंपनसेशन रिसीव की गई है ऑन एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो टीडीएस काटा जाता है, टैक्स पेयर को ये इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। और यदि स्पेसिफाइड एग्रीमेंट के अंतर्गत रिसीट की गई है तो उस केस में भी टीडीएस काटा जाता है और ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा सेलर हैं तो उस केस में जो टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो हर सेलर को दिखाई देगी, क्योंकि सब रजिस्ट्रार ये पता नहीं लगा सकता कि हर सेलर का शेयर कितना है एग्रीमेंट में। इस केस में आपको स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू भी दिखाई देगी। टैक्स पेयर अपडेट कर सकता है कि कितना ट्रांजैक्शन अमाउंट है, स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट उसे बिलोंग करता है। और यहाँ पे यदि डुप्लीकेशन है जो इन्फॉर्मेशन सेक्शन 194 IA के अंतर्गत आई है और जो SFT के अंतर्गत रिपोर्ट की गई है तो उस केस में ही यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन मैच नहीं होंगी वो दिखाई देंगी आपको और ये वैल्यू एग्रीगेट की जाएगी बायर को उसके पैन के बेसिस पे। और यदि मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही हैं सिंगल प्रॉपर्टी के लिए SFT 12 में भी और अदर सोर्सेज से भी तो जो हायर वैल्यू है उसे रिटेन किया जाएगा, जो अदर वैल्यू होंगी लोअर वैल्यू उन्हें डुप्लीकेट मार्क किया जाएगा। आप इसके अगेंस्ट भी फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको जो डायरेक्शन क्लेम करनी है जैसे कि एक्विजिशन, इम्प्रूवमेंट, एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 54 वो आप ITR फाइल करते हुए क्लेम कर सकते हैं। यदि किसी टैक्स पेयर ने 50 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी सेल की है तो उस केस में उसका TDS काटा जाता है
और बायर इस केस में TDS सर्टिफिकेट भी इशू करता है, तो ये वैल्यू भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यदि मोटर व्हीकल की सेल की जाती है और व्यक्ति अपना पैन नंबर रिपोर्ट नहीं करता है तो उस केस में यहाँ पे रिपोर्ट आपको दिखाई देगी। आपके आधार के बेसिस पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी, जिसके बारे में कि आप फीडबैक दे सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। यदि सिक्योरिटीज़ या म्यूचुअल फंड की यूनिट सेल की जाती हैं तो उस केस में भी आपको ट्रांजैक्शन दिखाई देंगी, और माइनर के केस में लीगल नेचुरल गार्डन की डिटेल प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पे एस्टिमेटेड सेल कंसिडरेशन प्रोवाइड किया जाएगा और टैक्स पेयर इस सेल कंसिडरेशन को ITR फाइल करने से पहले मॉडिफाई भी कर सकता है। इसके अलावा सिक्योरिटी को क्लासिफाई किया जाएगा कि वो शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है, यानी कि FIFO मेथड के बेस पर डिटरमिन किया जाएगा कि यदि मिनिमम पीरियड ऑफ होल्डिंग आप रखते हैं उससे ज़्यादा तो वो लॉन्ग टर्म है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म है एसेट का होल्डिंग पीरियड आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि इक्विटी शेयर यदि आप 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करके सेल करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म होंगे, अदरवाइज वो शॉर्ट टर्म होंगे। हर डेबिट ट्रांजैक्शन के लिए कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाएगा FIFO मेथड के बेस पे, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी एस्टिमेट की जाएगी, और टैक्स पेयर इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को अमेंड भी कर सकता है ITR फाइल करने से पहले। लेकिन यदि ऑफ मार्केट क्रेडिट है तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील माना जाएगा। यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, इक्विटी शेयर किसी कंपनी में या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड जो कि 1 फरवरी 2018 से पहले एक्वायर किए गए थे, तो उस केस में एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। इसके अलावा ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजैक्शंस की डिटेल भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि सिक्योरिटी का जो एंड ऑफ द डे प्राइस होगा उसके बेस पे वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन जो है वो कैलकुलेट की जाएंगी। इसी प्रकार ऑफ मार्केट क्रेडिट ट्रांजैक्शन की डिटेल भी प्रोवाइड की जाएगी। सिक्योरिटी का जो एंड ऑफ द डे प्राइस है उसके बेस पे वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन कंप्यूट की जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों 33rd ट्रांजैक्शन जो रिपोर्ट की जाएगी वो बिजनेस रिसीट से रिलेटेड, यानी कि मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपको रिसीट होती हैं तो उस केस में आपका TDS कटता है, इसलिए जो आपकी इनकम होगी वो यहाँ पे दिखाई देगी। या फिर रिसीट फ्रॉम वर्क कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे कि TDS सेक्शन 194M के अंतर्गत कटता है, या फिर रिसीट फ्रॉम फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस अंडर सेक्शन 194J एंड अंडर सेक्शन 194M, कमीशन और ब्रोकरेज रिसीव्ड अंडर सेक्शन 194H, रिसीट फ्रॉम कमीशन अंडर 194M, या फिर यदि अमाउंट रिसीव किया जाता है ई-कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा टुवर्ड्स सेल ऑफ सर्विसेज 194O के अंतर्गत यदि उनका TDS कटा है तो ये सभी इनकम आपकी बिजनेस रिसीट के अंतर्गत रिपोर्ट की जाएंगी। इस प्रकार जो बायर या सर्विस प्रोवाइडर डिडक्टेड TDS काटते हैं टैक्स पेयर का वो ने इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत दिखाना है। इसके लिए फीडबैक भी दे सकते हैं। तो इन सभी रिसीट का जो टोटल है वो आपको बिजनेस रिसीट के अंतर्गत मिलेगा। दोस्तों 34th आइटम है बिजनेस एक्सपेंसेस की। यदि टैक्स पेयर नीचे दी गई आइटम्स परचेज करता है तो उस केस में उसका इनकम टैक्स में TCS काटा जाता है और उसे सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो इस केस में जो परचेज की गई हैं वो आपको बिजनेस एक्सपेंस के अंतर्गत दिखाई देंगी, जैसे कि परचेज ऑफ अल्कोहल लिकर, परचेज ऑफ टिम्बर obtained under forest lease and other than forest lease, purchase of any other forest produce not being tendu leaves, purchase of scrap, purchase of tendu leaves, purchase of minerals being coal or lignite or iron ore, purchase of any goods, payment made for obtaining lease license right extra for parking lot, payment made for obtaining lease license right for toll plaza, payment made for obtaining lease license right extra for mining and quarrying commission or brokerage paid under section 194M, payment of fees for professional service। 35th आइटम है रेंट पेमेंट की, यानी कि पेमेंट यदि रेंट की जाती है सेक्शन 194IB के अंतर्गत स्पेसिफाइड व्यक्तियों को TDS काटना होता है। इस केस में इंफॉर्मेशन रेंट पेड के अंतर्गत आएगी और टैक्स पेयर इसके लिए फीडबैक दे सकते हैं। 36th आइटम है मिसलेनियस पेमेंट, यानी कि यदि पेमेंट की जाती है कॉन्ट्रैक्ट या फिर वर्क के लिए सेक्शन 194M के अंतर्गत TDS करता है, या फिर व्यक्ति बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर परचेज करता है जहां पे कोई पैन नंबर नहीं देता है तो आधार के बेसिस पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होंगी। यदि होटल को पेमेंट की गई है और आप पैन नंबर नहीं देते हैं, या फिर पेमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पे की गई है, व्यक्ति पैन नंबर नहीं देता है, या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए पेमेंट की गई है, तो उस केस में ये ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पे रिपोर्ट होंगी।
दोस्तों 37th आइटम है कैश डिपॉजिट की। यदि कैश डिपॉजिट किया गया है किसी अकाउंट अदर देन करंट अकाउंट में तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, या फिर करंट अकाउंट में आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो स्पेसिफाइड एंटिटीज़ की रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करती है। तो इस प्रकार यदि कैश डिपॉजिट किया गया है और आप पैन नंबर नहीं देते हैं तो भी ट्रांजेक्शन्स आपको यहाँ पे रिपोर्ट होंगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि एक बैंक अकाउंट रिपोर्ट किया गया है एक से ज़्यादा व्यक्तियों में, क्योंकि जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं, तो उस केस में इंफॉर्मेशन आपको ये इसमें दिखाई देगी सभी रिलेटेड पर्सनस को रिलेशनशिप टाइप के साथ। और आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं कि आपसे रिलेटेड कितना अमाउंट बिलोंग करता है। दोस्तों 38th आइटम है कैश विड्रॉल से रिलेटेड, यानी कि कैश विड्रॉल यदि किया गया है करंट अकाउंट से या फिर अदर देन करंट अकाउंट, तो इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। इसी प्रकार यदि कैश विड्रॉल स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है तो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत TDS काटा जाता है सेक्शन 94N के अंतर्गत। ये सभी इन्फॉर्मेशन टैक्स पेयर को दिखाई देगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं तो दोनों को इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी और वो इसके लिए फीडबैक दे सकते हैं। और यदि कैश विड्रॉल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है फॉर्म नंबर 61A के अंतर्गत वो TDS भी काटा गया है, तो दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी वो रिटेन की जाएगी और जो लोअर वैल्यू होगी उसे इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट जो है वो मार्क किया जाएगा और आप फीडबैक दे सकते हैं इसके लिए। दोस्तों 39 ट्रांजैक्शन है कैश पेमेंट की, यानी कि यदि आप गुड्स या सर्विस के लिए स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा की कैश पेमेंट करते हैं, जैसे कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा की, तो उस केस में रिपोर्टिंग एंटिटी के द्वारा ये इनकम टैक्स को बताया जाता है। इस केस में आपको यह अमाउंट कैश पेमेंट के अंतर्गत रिफ्लेक्ट होगा, कैश पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विस। इसी प्रकार यदि आप बैंक ड्राफ्ट परचेज करते हैं या पे ऑर्डर कैश में तो रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगी, या फिर यदि आप प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट परचेज करते हैं या कैश पेमेंट करते हैं फॉर परचेज ऑफ बुलियंस एंड ज्वेलरी, या कैश पेमेंट करते हैं परचेज ऑफ एनी अदर गुड्स अदर देन बुलियन एंड ज्वेलरी, या कैश पेमेंट करते हैं फॉर रिसीट ऑफ सर्विस, तो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। दोस्तों यदि आप आउटवर्ड फ़ोन रेमिटेंस या फ़ोन करेंसी परचेज करेंगे तो उसकी डिटेल आपको सीरियल नंबर 40 के अंतर्गत दिखाई देगी, यानी कि आउटवर्ड फ़ोन रेमिटेंस, इंडियन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अब्रॉड इन इक्विटी शेयर्स। फ्रेंड्स यहाँ पे 163 टाइप्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं फ़ोन करेंसी से रिलेटेड वो आपको दिखाई देगी, जिन्हें कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसा कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप इन ट्रांजैक्शंस को वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखी गई है। यदि आप एजुकेशन लोन के लिए फ़ोन रेमिटेंस करेंगे तो उसकी डिटेल भी आपको दिखाई देगी।
इसी प्रकार यदि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत आप रेमिटेंस करेंगे या फ़ॉरेन करेंसी परचेज करते हैं तो उस केस में आपको पूरी डिटेल एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिखाई देगी। यदि मल्टीपल वैल्यूज़ आती हैं सिंगल कॉम्बिनेशंस के लिए तो उस केस में जो हायर अमाउंट है उसे रिटेन किया जाएगा और जो अदर रिकॉर्ड होंगे उसे डुप्लीकेट मार्क किया जाएगा। आप फीडबैक दे सकते हैं इसके लिए। फॉरेन रेमिटेंस की रिसीट भी रिपोर्ट की जाएगी, यानी कि नॉन रेजिडेंट को जो रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस की पेमेंट की जाती है उसकी डिटेल प्रोवाइड की जाएगी, या फिर जो इन्फॉर्मेशन ऑथराइज डीलर के द्वारा रिपोर्ट की गई है फॉरेन रेमिटेंस की वो भी अवेलेबल होगी। किसी टैक्स पेयर ने फॉरेन ट्रैवल के लिए कितना एक्सपेंडिचर किया है इसकी डिटेल सीरियल नंबर 42 के अंतर्गत दिखाई देगी, यानी कि परचेज ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज जहाँ पे कि व्यक्ति का TCS कलेक्ट किया जाता है, या फिर पेमेंट इन कनेक्शन विद ट्रैवल टू एनी फॉरेन कंट्री। यदि व्यक्ति पैन नंबर नहीं देता है तो डिटेल आपको दिखाई देगी। दोस्तों 43rd ट्रांजैक्शन जो रिपोर्ट होगी वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। यदि कोई व्यक्ति परचेज करता है तो जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रार है वो उसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। इसी प्रकार यदि बार के द्वारा TDS काटा गया है जब वो प्रॉपर्टी परचेज करता है 50 लाख से ज़्यादा की, वो डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसके अलावा यदि प्रॉपर्टी सेल की गई है तो जो सेलर है वो कैपिटल गेन का शेड्यूल फिलअप करता है इनकम टैक्स रिटर्न में, वहाँ वो बायर की डिटेल देता है, यानी कि बायर का पैन नंबर मेंशन करता है, तो उसके बेस पे भी आपको प्रॉपर्टी परचेज की डिटेल दिखाई देगी एज पर सेलर ITR। और यदि आपने पैन नंबर नहीं दिया है तो आधार के बेस पे आपने जो इंफॉर्मेशन दी है परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि जो अमाउंट बायर के अगेंस्ट शो किया गया है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू उनकी सेल कंसिडरेशन से ज़्यादा है तो जो अमाउंट व्यक्ति से बिलोंग करता है वो डिस्प्ले होगा। लेकिन यदि टोटल अमाउंट बायर का लेस है और ओवरऑल प्रॉपर्टी की वैल्यू से, क्योंकि एक से ज़्यादा बायर है, तो उस केस में पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू सभी बायर को दिखाई देगी ताकि वो इसके लिए फीडबैक सबमिट कर सकें। और यदि सिंगल प्रॉपर्टी की डिटेल एक से ज़्यादा सोर्सेज से आ रही है तो हायर वैल्यू को यहाँ पे दिखाया जाएगा और जो अदर वैल्यू है उसे मार्क या डुप्लीकेट किया जाएगा। 44 ट्रांजैक्शन होगी व्हीकल के परचेज से रिलेटेड, क्योंकि जब व्हीकल परचेज किया जाता है मान लीजिए 10 लाख रुपए से ज़्यादा तो व्यक्ति का TCS कलेक्ट किया जाता है, उसकी डिटेल यहाँ पे आपको आएगी। और यदि आपने पैन नंबर नहीं दिया होगा तो उस केस में भी आपको डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। यदि कोई व्यक्ति टाइम डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट परचेज करता है तो उस केस में भी ये डिटेल आपको दिखाई देगी कि व्यक्ति ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है टाइम डिपॉजिट में। यदि व्यक्ति ने पैन नंबर नहीं दिया होगा तो आधार के बेसिस पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। 46 ट्रांजैक्शन होगी यदि कोई व्यक्ति सिक्योरिटीज या म्यूचुअल फंड परचेज करता है तो उसकी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी, जैसे कि परचेज ऑफ बॉन्ड एंड डिवेंचर, परचेज ऑफ शेयर, परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज। यदि व्यक्ति पैन नंबर नहीं देता है तो आधार के बेसिस पे डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। यदि कोई व्यक्ति क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है और अप्लाई करते हुए पैन नंबर नहीं देता है तो आधार के बेसिस पे इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति अकाउंट ओपन करता है अदर देन सेविंग एंड टाइम डिपॉजिट तो उसकी डिटेल भी आपको बैलेंस इन अकाउंट यानी कि ट्रांजैक्शन नंबर 48 के अंतर्गत दिखाई देगी। या फिर आपका अकाउंट बैलेंस 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा हो जाता है और आप फॉर्म नंबर 60 या 61 फाइल करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। यदि इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बिजनेस ट्रस्ट के द्वारा तो उसकी डिटेल आपको पॉइंट नंबर 49 के अंतर्गत दिखाई देगी। दोस्तों यदि इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा तो उसकी डिटेल आपको पॉइंट नंबर 50 के अंतर्गत दिखाई देगी। इस प्रकार फ्रेंड्स ये 50 ट्रांजैक्शंस आपकी रिपोर्ट की जाएंगी AIS में, तो इनको देखने के बाद ही अपनी ITR फाइल करें। उम्मीद है आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।